हमारे साथ इनफैक्ट रजत राजगढ़िया एमडी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मोतीलाल ओसवाल के हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, समथिंग्स अमिस ये कहा जा सकता है क्योंकि कुछ चीज है जो खटक रही है इस बाजार को, जो रिएक्शन देखा गया है, अब क्या करें? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जिस तरीके के स्लो डाउन में हम अभी चल रहे हैं, राइट, एंड इस क्वार्टर का जीडीपी नंबर आज जो आएगा वो और कम होगा। मार्केट स्टिल इज ट्राइंग टू एनालाइज कि कहाँ से वो ग्रोथ रिवाइव होगी आफ्टर दिस बजट। मतलब कुछ प्लान एक्सपेंडिचर में अच्छा ग्रोथ है, टैक्सेस को ब्रॉडली स्टेबल रखा गया है, बट वो कॉन्फिडेंस फैक्टर अभी भी थोड़ा लैकिंग है। तो वर्स्ट केस क्या है? क्योंकि आज अगर आप देखें 5800 के नीचे फिर से निफ्टी आ गया, तो क्या हम 5500 या उसके नीचे भी जा सकते हैं? आप वो देख रहे हैं पिक्चर? मुझे एटलीस्ट उतनी मंदी अभी नहीं दिख रही है, बिकॉज दो तीन चीजें अच्छी भी हो रही है। पहला तो कमोडिटीज ग्लोबली थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं, जो हमेशा हमको फेवर करता है, राइट। सेकेंडली, आई थिंक आरबीआई को थोड़ा सा हेडरूम मिलेगा रेट कट्स और करने के लिए। बट आई थिंक यहाँ आने के पहले मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, सो दे वर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि शायद बजट में कुछ टैक्स रिलेटेड चेंजेस है जो हमको फाइन प्रिंट पढ़ने पड़ेंगे। सम चेंजेस विच आर मोर रिलेटेड टू हाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स को असेस किया जाएगा। यू नो, अभी हम दिन भर पढ़ेंगे तो हमको मॉरिशस रूट को लेकर यहाँ पर किसी तरह की चिंता डेफिनेटली आई थी, उस फाइन प्रिंट का इंतजार है। तो क्या यहाँ पर इफ इट ऑल किसी तरह की बाधा आती है? जैसे पिछले साल हमने देखा था गार को लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगा था और इमीडिएट सेल ऑफ आया था, क्या वैसी ही स्थिति है या फिर कुछ और समझे और तब एक कॉल लें? इस समय आप क्या पैसा लगाने को तैयार हैं या फिर यूड स्टिल वांट टू वेट इट आउट? मुझे लगता है इस फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी क्लियर किया दैट वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बेस बहुत सिंपल रखेंगे। सो अगर ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है मार्केट को, सो अपने वी विल सीक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा इसके बारे में। बट सबसे अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट जो डेफिसिट नंबर्स मार्केट की मेन वरी थी पिछले 6-12 महीनों से, उसको अच्छी तरह एड्रेस किया गया है। कुछ नंबर्स पे डिबेट होते रहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा है, टेलीकॉम ज्यादा है, बट उन्होंने पेट्रोलियम सब्सिडी भी पूरा प्रोवाइड किया है पिछले साल, इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए भी। सो आई थिंक उन्होंने नंबर्स को काफी अच्छी तरह बैलेंस किया है। ये एक दो कंसर्न्स है मार्केट्स को जो ओवरकम करनी पड़ेगी। अगर आज हम देखें बैंक्स काफी हद तक टूट गए हैं निपुण, जैसे हम पहले बात कर रहे थे आपसे, बैंक्स अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा टूटे हैं, पीएनबी, आईडीएफसी, एसबीआई 5% टूट गए। तो सरकार को, बाजार को चिंता है कि सरकार की जो बोरिंग प्रोग्राम होगी उससे इन बैंक्स पर जो है दबाव काफी हद तक पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, ऑटो स्टॉक्स काफी कमजोर हो गए, तो महिंद्रा, टाटा मोटर्स, डीजल गाड़ियों पे टैक्स लगाए। लेकिन एक और सेक्टर है निपुण जिस पर आपसे राय चाहिए, क्योंकि वो है एजुकेशन सेक्टर। अगर आप देखें सर्व शिक्षा अभियान में 27,000 करोड़ खर्च करने की बात हुई है, तो एजुकेशन के जो स्टॉक्स थे वो थोड़ी सी तेजी दिखा रहे थे जब ये खबर आई थी। लेकिन क्या सचमुच ये इनके पास, ये आप जाते हुए देखेंगे एजुकेशन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए सर? आई थिंक ये जर्नल सेक्टर है जिसमें ऑब्वियसली स्पेंडिंग इंक्रीज किया गया है। पिछले कुछ बजट्स में हमने इन पे इंक्रीज स्पेंडिंग जरूर देखा था, प्राइमरी एजुकेशन पे भी, सेकेंडरी एजुकेशन पे भी। लेकिन इस साल में डेफिनेटली उसका एलोकेशन बढ़ाया गया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। इस बेनिफिट जरूर आएगा एजुकेशन स्टॉक्स के लिए इन द लॉन्गर टर्म। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द ग्राउंड लेवल, एट द रूरल लेवल, जहां पे प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई है। एज मोर एंड मोर स्पेंडिंग हैपेंस, these stocks will, these companies will definitely benefit. अलग-अलग है, एवरॉन है, करियर पॉइंट है, किसे चुनेंगे आप? देखिए, I would look at both these stocks. Actually, essentially, if you look at both these companies, they focus on the rural segment. They focus at the village level as well in terms of how classroom education needs to happen. I would think based on this, you could see, in fact, more and more companies getting listed in the education space. There is a fairly large number that is there in the unlisted space. Lekin clearly, as more government spending happens, you could see more companies coming up in the listed space. I would think both these companies should benefit coming out of this primary एजुकेशन स्पेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर फायदा इन दोनों ही कंपनियों को मिलेगा। शुक्रिया निपुण हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। हमारे साथ मिस्टर वायम देवस्थली बने हुए हैं। मिस्टर देवस्थली, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की बात फिर से हुई है। इनफैक्ट फोकस ये शायद कॉर्पोरेट इंडिया भी चाह रहा था कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ाया जाए। आज का जो भी बयान आया है उससे क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर रिवाइवल लौट कर आएगा? दो तीन चीजें हैं उसमें। एक बात यह है कि रोड सेक्टर के लिए उन्होंने एक नए रेगुलेटर की अनाउंसमेंट की है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। ये एक ही सेक्टर ऐसा था जहां रेगुलेटर और जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करता है वो एजेंसी एक ही थी।
तो ये रेगुलेटर की बहुत बहुत जरूरी थी, वो अनाउंसमेंट की है। दूसरी बात यह है कि अगले 6 महीनों में वो 3000 किलोमीटर के रोड्स अवार्ड करेंगे, ये भी काफी अच्छी चीज है। तीसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे वो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने एलोकेशन किया है, उसमें से 21,000 करोड़ रूरल रोड्स के लिए है। अगर ये स्पेंडिंग हो जाए तो उससे काफी कुछ मदद मिल सकती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, और उसके साथ सीमेंट, स्टील और इक्विपमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, उनको भी कुछ मदद मिल सकती है। तो ये 2-3 चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छी है। और 2 और एजेंसीज इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स फ्री बॉन्ड इश्यू करेंगे, और उसके लिए एलोकेशन भी 50,000 करोड़ उन्होंने कर दिया है, यानी फंडिंग के लिए ये काफी अच्छी चीज है। मैं ये समझता हूं कि बजट एक सब चीजों का आंसर नहीं होता है, और अगर आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फिलिप मिले और सारे प्रॉब्लम्स बजट से सॉल्व हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोल सेक्टर में प्रॉब्लम है, वो कोल प्राइस ब्लेंडिंग होना चाहिए, और इंपोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल प्राइस पूलिंग और ब्लेंडिंग ऑफ प्राइस, दैट हैज टू हैपन। उसके लिए भी एक छोटी सी अनाउंसमेंट उन्होंने की है। लेकिन एक बात ये सारी अनाउंसमेंट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता ये देखना जरूरी है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पूरा रुका हुआ था, उसे थोड़ी उसे आशा दिखाई दी है, और मैं समझता हूं अगले 6 महीनों में थोड़ा कुछ सुधार हमें नजर आएगा इस सेक्टर के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जान फूंकने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने इस बजट में। शुक्रिया मिस्टर देवस्थली हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बाजार वैसे पिटा हुआ है, यहाँ पर 150 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज बजट के दिन सीएनबीसी आवाज फिर दे रहा है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाने का मौका। जी हां, हर घंटे एक लकी विजेता जीत रहा है 1 लाख रुपए की डायमंड रिंग, और आपके पास भी मौका है बजट के साथ मालामाल होने का। नोट कीजिए आज का छठा सवाल। हमारा छठा सवाल है, जीएसटी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी गिफ्ट एंड सर्विस टैक्स और सी जनरल सर्विस टैक्स। अपना जवाब भेजना है आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें AW6 स्पेस देकर टाइप करें अपना ऑप्शन ए, बी या सी और हमें भेजिए SMS 51818 पर। ध्यान रखिए सवाल हर घंटे पूछा जा रहा है और इस घंटे 1 लाख रुपए की डायमंड रिंग आपकी हो सकती है। बजट में भारी गिरावट, बजट के बाद भारी गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। करीब 200 पॉइंट नीचे सेंसेक्स चला गया है। क्यों, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ sptulsian.com के SP तुलसियान हैं, रजत राजघरिया इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मधुसूदन केला भी इस समय जुड़ रहे हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो फिलहाल रिलायंस कैपिटल के। मिस्टर केला, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, क्या मुख्य कारण है जो बाजार इतना टूट रहा है, इतनी ज्यादा कमजोरी आ रही है? क्योंकि माना जा रहा है कि जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 90A और 90E में, जहां पर टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट की जो ट्रीटमेंट है FIs को लेकर, वो चिंता का कारण बन गया है और बाजार में सेल ऑफ आ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं और आप अब बाजार का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं? कि मुझे ये लगता है कि ये जो कारण नया आया है, इसमें मुझे लगता है स्पेसिफिक जो भी क्लैरिफिकेशन है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इशू किए जाएंगे और मुझे लगता है ये मुद्दा रिजॉल्व हो जाएगा। बिकॉज इस वक्त जब फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने एडमिट किया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने, और इस वक्त जाके ऐसा कोई भी कदम उठाना जिससे कि फॉरेन का इनफ्लो रुक जाए या उसमें अड़चन आ जाए, ये मुझे नहीं लगता है वो फाइनेंस मिनिस्टर की मंशा होनी चाहिए थी। दूसरा, आज ये जो बाजार घट रहा है उसका कारण ये भी है कि आज
पूरा ये जो पूरा सेटलमेंट का आज लास्ट डे है, इसके भी पूरे दुनिया भर के एडजस्टमेंट होते हैं लास्ट डे के हिसाब से, कैरी ओवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये पूरी बाजार की जो गिरावट है, इसको सिंगल आउट करना कि बजट खराब था इसके लिए मार्केट गिर रहा है, ये मेरे हिसाब से थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। तीसरी बात यह है कि जो बजट में हुआ है वो अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस एक्सपेक्ट कर रहा था उसके लिए ये खराब है। पर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि लास्ट ईयर है इलेक्शन का, ये बजट और भी बहुत खराब हो सकता था। अगर 6 महीना पहले मैंने आपको आके बोला होता कि नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट 5.2 होगा 4.8 की जगह, तो हो सकता है एक जुबिलेंट माहौल हो जाता कि इतना कम होगा, अच्छा है करके। आज ये 4.8 को भी लेके लोगों को डिससेटिस्फैक्शन है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो मार्केट की गिरावट के लिए, और हमेशा यही होता है कि बजट जब भी आता है 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक यूफोरिया रहता है। मुझे लगता है सोमवार आने दो, लोग बजट को भूल जाएंगे एंड इट विल बी बैक टू बेसिक्स कि भाई फॉरेन फंड फ्लो क्या है, अर्निंग्स कहाँ पे है नहीं है। सो मार्केट विल फंक्शन इन नॉर्मल मैनर। मधु जी, यहाँ पर जैसे पहले भी जानकार कह रहे थे कि ये प्राइमरीली रेटिंग्स वॉच को खुश करने के लिए बजट पेश किया गया है, आप भी क्या यही मानते हैं? और जो वित्त मंत्री ने खुद पहले कहा भाषण शुरू होने के साथ ही कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देने की कोशिश की गई है इस डॉक्यूमेंट में, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्या FIIs और पैसा लगाने को तैयार होंगे? FII पैसा लगाएंगे, नॉट सिर्फ बजट या बजट स्पीच देख के नहीं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं आपको कि FII के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। अगर हमने वो फिस्कल डिसिप्लिन का जो रास्ता फाइनेंस मिनिस्टर ने दिखाया है, अगर हमने वो रास्ता नहीं अपनाया होता तो हो सकता है पैसा ज्यादा आने की बजाय पैसा यहाँ से निकल गया होता। वो घबराहट जो थी वो मेरे हिसाब से निकल गई है। अब FII पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये यूरोप की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, अमेरिकन सिचुएशन कैसे डेवलप होती है, अपनी अर्निंग्स का मोमेंटम कैसे रह पाता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो बजट का काम था FII इन्वेस्टर को सूदिंग करने का, वो मेरे हिसाब से सक्सेसफुली फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। राइट हमारे साथ तुलसियान जी भी समय जुड़ रहे हैं और KR भरत भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसियान जी, ये जो बाजार में इतनी भारी गिरावट आ गई है, सेटलमेंट के दिन इस तरह की गिरावट, तो बाजार कितना नीचे जा सकता है, कितना नीचे टूट सकता है? 5500 क्या वो भी टूटता हुआ दिखता है आपको निफ्टी पर? देखिए जॉयनिल, जिस हिसाब से बजट से एक आशाएं बनी थी, और अगर मैं बाकी सारी चीजों पे, क्योंकि हमारे सभी एक्सपर्टों ने ऑलरेडी उस चीज पे चर्चा कर ली है, लेकिन अगर आप एक ग्रोथ की जो बात करें जिसमें 3 सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑयल एंड गैस, कोल और रोड, या मैं अगर लार्जली कहूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट सभी को कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। ऑन द कॉन्ट्री जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में बात की गई है, वो कहा गया है कि अब यहां से कॉस्ट शेयर रिकवरी की बजाय रेवेन्यू शेयरिंग होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग अगर आप करते हैं तो नेचुरली जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो पैसा लगाएगा, उसका इन्वेस्टमेंट्स का होराइजन बढ़ जाएगा। अब वर्तमान में पहले पूरा का पूरा कॉस्ट अपना रिकवर करता था 3 साल, 4 साल, 5 साल में, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ते थे। अब अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे तो नेचुरल रिस्पांस कम रहेगी, नंबर 1। अगर आप कोल का देखें, जो आपने PPP की प्लान की बात की, उस पर कोई मॉडलिटीज क्लियर नहीं है। यह बात निश्चित है कि आप कोल ब्लॉक्स की ओनरशिप जो है PPP मॉडल को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो क्या कोई भी नया निवेशक जो है एज अ कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से उस PPP में आएगा? ये मुझे अपने आप में एक तरह से यानी थोड़ा सा नेगेटिव या थोड़ा सा ये दिखाई देता है। तीसरी चीज अगर आप देखें, जिस हिसाब से कोल पे 2% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें कि स्टीम कोल और बिट्यूमन कोल को दोनों को मिक्स किया गया है। वर्तमान में स्टीम कोल पे कस्टम ड्यूटी नहीं है, बिट्यूमन कोल पे 5% ड्यूटी है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कोई जो स्टीम कोल भी मंगाता है या जो बिट्यूमन कोल भी मंगाता है, वो स्टीम कोल बोल करके उसको नॉन ड्यूटी में निकालता है। तो सारे के सारे पे 2% इंपोर्ट किया ड्यूटी लगाई जाए तो जितने भी इंपोर्टेड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे अडानी पावर है या फिर टाटा पावर का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, उन सभी को काफी ज्यादा एक दिक्कत आएगी। तो पावर सेक्टर ने कहीं ना कहीं हिट लिया है। अब तीसरी चीज जो है पॉजिटिव, जिसे आप देख सकते हैं कि 3000 किलोमीटर के रोड, कुछ और डिटेल्स पे हम फाइन प्रिंट पे बात जरूर करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं मधु से एक सवाल पूछना चाह रही थी। मधु, क्योंकि जब आपसे बजट से पहले भी बात हुई थी, लोग यही जानने की कोशिश कर रहे थे या फिर इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि रिटेल निवेशकों को कितना और एक्साइट कर पाएगा ये बजट। यहाँ पर ऑफ कोर्स वो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को 3 साल तक की एक्सटेंशन मिली है, लेकिन क्या वो काफी है? क्या हम वो रिटेल इंटरेस्ट लौटता देखेंगे?
नहीं है, वो मुझे भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे कुछ और ज़्यादा कर सकते थे। मुझे लगा है जो चेंजेस हुए हैं वो अच्छे हैं, बट इससे मूड चेंज हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये इससे ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर कगार में बैठे हैं, बाजू में बैठे हैं, वो एकदम से मार्केट में जंप कर जाएंगे। ऐसा यहाँ पे कोई सिर्फ वहाँ पे बेसिक जो होना था वो गोल्ड को और रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा डिसेंटिवाइज होना चाहिए था और बिग बैंग होना चाहिए था फॉर इक्विटी, बॉन्ड्स, बैंक डिपॉजिट। तो वो अनफॉर्चुनेटली विद इन वॉट एवर उनकी जो कंस्ट्रेंट्स थी उन्होंने करने की कोशिश करी है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये मूड चेंजिंग इवेंट है इन दिस बजट कि रिटेल इन्वेस्टर मूड चेंज करके अचानक आ जाएगा। चलिए हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने रहेंगे। मधुसूदन केला हमारे साथ बने रहेंगे, तुलसियान जी बने रहेंगे, के आर भरत बने रहेंगे और रजत राज गिरिया बने रहेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी प्रदीप और हेमंत हमारे साथ जुड़ेंगे और ये कवरेज आगे लेकर जाएंगे। आप भी बने रहिए हमारे साथ। बजट बाजार की नजर से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं हूं प्रदीप पंड्या। इस वक्त बाजार काफी नर्वस है बजट के बाद और फाइन प्रिंट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि बाजार में काफी चिंताएं बढ़ी हैं। इंडेक्स करीबन 2% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 3% नीचे आपको दिखाई देगा। बैंकिंग स्टॉक्स में खासतौर पे पैनिक है। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज काउंटर्स में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप्स पे नजर डालें तो सुज़लॉन 40% नीचे आ चुका है और अब ये 15 रुपए का भी लेवल तोड़ते हुए। पेंटालून रिटेल एक और काउंटर है जहां पे हम सुबह से भारी सेलिंग देख रहे हैं। IBRCL, जीवीके पावर, IFCI ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें भारी पैनिक इस समय देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स अब हमारे साथ बने हुए हैं। sptulsian.com के SP तुलसियान, मधु केला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिलायंस कैपिटल के चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट, और साथ ही साथ अब KR भरत एडवेंट एडवाइजर्स के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत राज गिरिया मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर भरत, आपके पास माना चाहेंगे इस समय बाजार में ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है बजट के फाइन प्रिंट्स पढ़ के, काफी कुछ पिछले बजट की याद आती है क्योंकि उस समय भी डिटेल्स में से निकल कर आई थी गार की बात और जो टैक्स लगाए गए थे पिछले ट्रांजैक्शंस पे, इस बार भी कुछ वैसा ही दिखता है। क्या आपको लगता है कि बाजार का ये रिएक्शन फिर उस लिहाज से सही है और शायद अगले कुछ दिनों तक बाजार पे हावी रहे? देखिए, फाइन प्रिंट में क्या है ये तो मैंने देखा नहीं, अभी आपके स्टूडियो आने के बाद ही आपने बताया कि ऐसा कुछ है फाइन प्रिंट में, लेकिन इसका भी मेरे ख्याल से वही अंजाम होगा जो गार का हुआ था, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में हैं आज जहां हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है। वो तो वित्त मंत्री ने खुद कहा अपने स्पीच के पहले 2 या 3 मिनट में, वो उसी की बात कर रहे थे कि करंट अकाउंट डिविजिट की स्थिति क्या है और हमें FII, FDI और ECB की सख्त जरूरत है। तो इस माहौल में मैं नहीं समझता कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी कि जिससे फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो आने के बजाय यहां से चले जाएं। तो अगर ये फाइन प्रिंट में है भी, जो मैंने अभी देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये इसका क्लैरिफिकेशन जल्दी आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इस विषय में हमें चिंता करने की कोई जरूरत है। मधु, बाजार को काफी चिंता हो रही है, लेकिन देखिए 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है और चर्चा यही चल रही है कि हो सकता है DTTA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में जो छूट मिलती है वो हो सकता है कि केवल ट्रांसफर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट से नहीं छूट मिले। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे जाकर उसकी जांच कर सकता है। मॉरिशस रूट की बात कर रहे हैं हम। क्या लगता है अगर इस तरह की कोई चीज सही में फाइन प्रिंट में है तो कितनी बड़ी चिंता की बात है, और आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि आगे चलकर ये रिवर्स हो जाएगी? ये मैंने भरत ने जो पॉइंट बोला, ये मैंने आने के साथ यही बोला कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ने चिंता जताई है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री के लिए बहुत बड़ा विषय है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच पे ये भी बोला कि ये लाने का 3 ही तरीका है, एक आप FDI लेके आओ, दूसरा FI लेके आओ और तीसरा आप ECB लेके आओ।
तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी रेलेवेंट चीज जो एफआई इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है वो इस वक्त उसको मिसगाइड किया जाएगा या इस वक्त उसको पटरी से उतारा जाएगा। तो अगर कोई इस तरीके का विषय आया भी है तो ये मुझे लगता है फाइन प्रिंट में आने के बावजूद भी इसमें नेसेसरी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री आना ही पड़ेगा, ये माहौल को देखते हुए। जी मधु, लेकिन आपके हिसाब से अब इस बजट से अगले बजट तक आप बाजार को कहां देखते हैं? कि मैं पहले भी आप लोगों को बोल रहा था कि ये बजट एक वीक पहले और एक वीक बाद तक सिर्फ 2 दिन 4 दिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विल बी बैक टू बेसिक्स। मुझे अभी भी ये लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका फ्लो इस वक्त मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है। तो ये डिपेंड करेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो कैसे मार्केट की तरफ डायरेक्ट होता है। ये जो अभी लास्ट 2 हफ्ते के अंदर जो यूरोप में डेवलपमेंट हुआ है वो क्लियरली प्लीजेंट नहीं है। ये स्थिति वहां और बिगड़ती है क्या? अमेरिका में अभी 1 महीने की डिबेट है मार्च महीने में, वो स्थिति वहां पे कैसे बनती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में किस टाइप का फ्लो लेके आते हैं, शॉर्ट टर्म में वो डिपेंड करेगा। और अगले 2 क्वार्टर के नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर के नंबर बिकॉज जनरली एक्सपेंडिचर में स्क्वीज था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वार्टर के अर्निंग नंबर उतने अच्छे नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली मार्केट में ऊपर का जो स्तर है जो 6000 6100 वो मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है क्रॉस होने के लिए, और मार्केट ये देखते हैं कि कहां पे जाके नीचे में सपोर्ट लेता है। चलिए, धन्यवाद मधु, आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, आप कैसे देख रहे हैं अब बाजारों को? जिस तरह से एक सेल ऑफ देखने को मिला है, जब वित्त मंत्री ने बजट स्पीच शुरू की थी तो करीब 125 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था और अब 300 350 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। एक्सपायरी काफी खराब नोट पर हो रही है। क्या लगता है अब आगे बाजार को यहाँ से ड्राइव क्या चीज करेगी? क्या आरबीआई की पॉलिसी? मुझे लगता है यहाँ से बहुत जरूरी है कि हम अपनी ग्रोथ रिकवरी में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले। सो बजट तो एक दिन का इवेंट था, बट यहाँ से गवर्नमेंट को और काफ़ी पॉलिसीज लेनी पड़ेगी आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके, बिकॉज आज भी जो जीडीपी का नंबर आएगा हमारी धारणा है कि ये नंबर 5% के नीचे होगा, 4.8 4.9 होगा। हमने पिछले 10 साल में नंबर देखा नहीं है आज तक। सो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि ये 4.8 4.9 कहाँ पर और कैसे ऊपर जाएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट्स राइट नाउ। एंड आज का जो मार्केट का मूवमेंट, आई थिंक इसमें एक्सपायरी का एक काफी बड़ा रोल है, जिसके साथ ये आप